हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनरी विजडम। दोस्तों, मैंने पिछले साल एक प्रेजेंटेशन बनाई थी जिसमें काऊ की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हैं उनके बारे में बात की थी। वो लो या मॉडरेट जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं उन काउस के बारे में वो न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन थी। लेकिन जब गाय का प्रोडक्शन बढ़ता है और वो हाई यील्डिंग काउस कहलाने लगती हैं जो 50 लीटर, 60 लीटर, 70 लीटर, 75 लीटर इतना दूध देती हैं, तो उनके कुछ जो न्यूट्रिशन होता है उसमें कुछ हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं उस प्रोडक्शन को सस्टेन करने के लिए। जो ये एनिमल बने हैं, जो काउस बनी है, जो इनका जेनेटिक सिलेक्शन हुआ है, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए इन्हें सेलेक्ट किया गया है और ये उस पर खरी भी उतरती हैं। मतलब उस प्रोडक्शन को करने के लिए ये बनी हुई हैं, बहुत स्टर्डी होती हैं उस हिसाब से। लेकिन ज़रूरत क्या होती है कि इन्हें प्रॉपर उस टाइप का मैनेजमेंट, खासकर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इन्हें दिया जाए। अगर जैसी ज़रूरत है इन्हें, जिस हिसाब से जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट, अगर इन्हें सब वो प्रोवाइड किया जाएगा तो ये बहुत अच्छा प्रोड्यूस करती हैं और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होती हैं। तो ये क्यों प्रॉफिटेबल होती हैं? क्योंकि इनकी जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है और इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वाली वीडियो में उससे बिल्कुल इसे कंपेयर ना करें। इसमें जो इसके प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जो कैलकुलेशन बताई गई है, उसे आप फॉलो करें, क्योंकि इसमें सप्लीमेंट्स का बहुत रोल होता है। तो काऊ की जो फीडिंग होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो अपनी लैक्टेशन के किस स्टेज में है और कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क वो प्रोड्यूस कर रही है। स्टेज वाइज फीडिंग काउस की जो होती है उसकी स्टेज के अकॉर्डिंग, उसे हम फेज़ फीडिंग भी कहते हैं। जैसे पोल्ट्री में होता है, पोल्ट्री में आपने देखा होगा जो ब्रॉयलर फार्मिंग होती है उसके अंदर 3 तरीके के जो दाने आते हैं। एक तो प्री स्टार्टर होता है, एक स्टार्टर होता है और एक फिनिशर होता है। तो ये अलग अलग ग्रोथ को सस्टेन करते हैं और एक ऑप्टिमम मतलब प्राइसेस में, ऑप्टिमम कॉस्ट में उस मुर्गे को तैयार कर देते हैं। इसी तरीके से फेज़ फीडिंग अब का जो कंसेप्ट है हाई यील्डिंग काउस में यूज़ होता है। मिल्क चाहे वो लो यील्डिंग काउ प्रोड्यूस करे, 8-10 लीटर देने वाली गाय प्रोड्यूस करे, या फिर 50 से 60 लीटर दूध देने वाली गाय प्रोड्यूस करे, वो एक सही रहता है। उसका कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम रहता है। उसके अंदर फ़ैट होता है 3.5 से 5% तक, 3 से 4% प्रोटीन होता है, इसी तरीके से 4.5 से 5% लैक्टोज होती है और विटामिन मिनरल्स होते हैं और वो सस्पेंडेड रहते हैं या सोल्यूबलाइज रहते हैं उस वाटर के अंदर। तो कॉम्पोजिशन जो काऊ मिल्क का रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब डिपेंड करता है ब्रीड के ऊपर, एनिमल की डाइट के ऊपर और स्टेज ऑफ लैक्टेशन के ऊपर। तो ब्रीड बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे HF को हम लें तो HF के अंदर जो फ़ैट है वो लगभग 3.5% के लगभग काउंट किया जाता है। अगर हम जर्सी की बात करें तो जर्सी के अंदर 5% तक फ़ैट चला जाता है। तो ये जो दो चीज़ें मतलब ब्रीड का जो डिफरेंस होता है, इसी के अंदर फिर डाइट भी मैटर करती है। क्योंकि अगर HF को देखें तो वो 2.5% तक भी कभी कभी फ़ैट चला जाता है, 2.5 से 3 के बीच में रहता है। तो डाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है जो कि कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम मिल्क यील्ड के चेंजेस को देखें जो मिल्क फैट और मिल्क प्रोटीन में आते हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ द प्रोडक्शन, तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया है ये मंथ हैं, यहाँ पर 1-2 से लेके 12 मंथ तक का पीरियड है ये। इधर फैट और प्रोटीन की परसेंटेज दी गई है 3 से लेके 5 तक, और इधर मिल्क यील्ड को दर्शाया गया है। अगर मिल्क यील्ड यहाँ पर 50 तक है तो क्या होता है कि जो अर्ली लैक्टेशन का फेज़ होता है जो 1 से 4 महीने तक चलता है, इसमें दूध धीरे धीरे बढ़ता है, अपना पीक पर पहुंचता है और फिर धीरे धीरे नीचे आने लगता है। सेकंड फेज़ में जो सेकंड लैक्टेशन का स्टेज होती है उसमें नीचे आता है और थर्ड में बिल्कुल नीचे चला जाता है। और जो लास्ट फेज़ होता है इसका ड्राई पीरियड जिसे कहते हैं, उसमें कोई दूध प्रोड्यूस नहीं होता। फ़ैट कोलेस्ट्रम में और अगर देखें तो प्रोटीन कोलेस्ट्रम में बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन वो मतलब जल्दी से इमिडिएटली नीचे आ जाता है
और फिर जब पहला फेज़ निकल जाता है अर्ली लैक्टेशन का, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू करता है जब मिल्क का प्रोडक्शन डाउन होता है। तो ये 3 फेजेज़ होते हैं। पहले फेज़ में बॉडी वेट का लॉस होता है, बॉडी वेट काऊ लूज़ करती है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, वो मिल्क प्रोडक्शन की फॉर्म में निकलता है। दूसरे फेज़ में बॉडी वेट कांस्टेंट हो जाता है और तीसरे फेज़ में अगर फीडिंग सही हो रही है तो वो बॉडी रिजर्व्स को रीगेन करते हैं एनिमल्स। तो ये एक मोटी मोटी इसका जो पूरी फिजियोलॉजी है वो यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं डाइट से। तीन इसमें मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो फैट होता है। तो फैट की सिंथेसिस कैसे होती है? फैट की सिंथेसिस होती है जो एसीटेट होते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट हैं, ये VFA हैं, वोलेटाइल फैटी एसिड्स। ये र्यूमेन के अंदर बनते हैं और उसके बाद ब्लड के अंदर एंटर करते हैं और मेमोरी सेल्स के अंदर पहुंचकर ये मिल्क फैट को बनाते हैं। तो ये जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर डीनोवो फैट सिंथेसिस होती है, उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो र्यूमन से आता है। ये एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट रफेज डाइट से बनते हैं। जो भी हम बॉडी को रफेज डाइट देते हैं साइलेज की फॉर्म में या फिर ग्रीन फॉडर की फॉर्म में, तो वो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बनाते हैं। तो 60% जो फ़ैट होता है मिल्क का वो इसी तरीके से बनता है। तो यहाँ पर डाइट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और साथ साथ बफरिंग पोटेंशियल, क्योंकि हमें हाई ग्रेन डाइट भी देनी है प्रोडक्शन को सस्टेन करने के लिए। तो हाई ग्रेन डाइट एसिडिक एनवायरनमेंट बनाती है जिसमें फाइबर डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया मर जाते हैं और एसीटेट ब्यूटायरेट ब्यूटायरेट का जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाता है और फैट उससे गिरने लगता है। पूरी की पूरी र्यूमन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा जो 40% फैट होता है वो आता है नेफा से। नेफा में पिछली प्रेजेंटेशन में कीटोसिस वाली प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ कि क्या होता है। ये नॉन एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड होता है। ये या तो बॉडी के फैट से निकलता है या फिर जो आप बाईपास फैट देते हैं उससे ब्लड के अंदर डायरेक्ट एंटर करता है। ये मेमोरी ग्लैंड में जाता है और सीधा मिल्क फैट का पार्ट बन जाता है। तो 60% डिपेंड करता है रफेज डाइट के ऊपर और 40% डिपेंड करता है आपका जो फैट आप मतलब बॉडी अपना मोबिलाइज़ कर रही है उसके ऊपर, और जो फैट आप बाईपास फैट की उसमें देते हैं। तो ये फ़ैट वाली जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी बाईपास फैट वाली, उसमें भी आप इसके डिटेल देख सकते हैं। लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि बाईपास फैट हमेशा देने से फ़ैट बढ़ जाए ये ज़रूरी नहीं है। वो इसी वजह से ज़रूर नहीं है कि अगर रफेज प्रॉपर नहीं है और ये वाले उसमें नहीं मिल पा रहे हैं एसीटेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, तो फैट वहाँ पर डाउन मतलब चला जाता है। दूसरा कंपोनेंट होता है लैक्टोज़। अब लैक्टोज़ क्या है? लैक्टोज़ ग्लूकोज से बनती है। अब अगर हम देखें तो डायरेक्टली ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होती है काउज़ के अंदर। काउज़ के अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है? प्रोपियोनेट एब्जॉर्ब होता है। प्रोपियोनेट ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर होता है। ये एब्जॉर्ब होकर लीवर के अंदर जाता है और लीवर के अंदर जाके ये ग्लूकोज बनाता है। तो ये प्रोपियोनेट किससे बनता है? जो हाई ग्रेन डाइट होती है या कंसनट्रेट डाइट होती है वो क्या करती है? प्रोपियोनेट बनाती है और प्रोपियोनेट लीवर में जाके ग्लूकोज बनाता है। तो सर्कुलेटिंग ग्लूकोज ब्लड के अंदर से मेमोरी ग्लैंड में जाता है और मेमोरी ग्लैंड से मेमोरी सेल्स इसे ले लेती हैं और लैक्टोज बनाती हैं। तो जो लैक्टोज है अपने आप में वो क्या है? वो मिल्क शुगर है। तो मिल्क शुगर का मतलब ये है कि ये जो ये काफ होता है, काफ के लिए एनर्जी का काम करती है लैक्टोज, तो उसे ज़रूरत होती है। लेकिन इसका मिल्क में क्या फंक्शन होता है कि इसका ऑस्मोटिक इफ़ेक्ट होता है। ऑस्मोटिक इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि ये मिल्क की जो सेल होती हैं मेमोरी सेल्स वो लैक्टोज बनाती हैं और लैक्टोज यहाँ आके जमा हो जाती है। अब जब लैक्टोज यहाँ आके जमा होती है तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, एक ऑस्मोटिक इफ़ेक्ट इसका बनता है। तो इसे न्यूट्रलाइज़ करने के लिए अपने अंदर पानी खींचती है बाहर से। तो मिल्क का जो पानी आता है वो लैक्टोज की वजह से होता है। तो लैक्टोज क्या करती है? ये मिल्क के वॉल्यूम को डिसाइड करती है। जितनी ज़्यादा लैक्टोज होगी उतना ज़्यादा अमाउंट मिल्क का बनेगा, मतलब मिल्क उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो जो लैक्टोज और वाटर का जो रेशो होता है, इस वजह से वो जो रेशो होता है वो मेंटेन रहता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर इन्फेक्शन मैस्टाइटिस वगैरह हो गया तो ये सेल्स वगैरह टूट जाती हैं इन्फेक्शन की वजह से और पानी वैसे ही अंदर आने लगता है, जिसकी वजह से वो दूध बहुत पतला हो जाता है। उसके अंदर खून भी कभी कभार देखने को मिलता है।
तो उस वजह से क्या होता है कि वो दूध पतला हो जाता है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल है कंडीशन तो लैक्टोज़ और वाटर का जो कंटेंट है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है पर्टिकुलर कंडीशन में। तो जितनी लैक्टोज़ बढ़ती चली जाएगी उतना ज़्यादा पानी अंदर आएगा, जितना ज़्यादा पानी अंदर आएगा वो उतना ज़्यादा दूध बनाएगा, तो अमाउंट ऑफ मिल्क वो बढ़ता चला जाता है। तो लैक्टोज़ की जो मतलब मात्रा होती है, जो बनने की क्षमता होती है, वो शुरू का जो लैक्टेशन का पार्ट होता है ना, अर्ली लैक्टेशन, उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है सेल्स के अंदर कि वो बहुत ज़्यादा लैक्टोज़ बनाती हैं। जैसे जैसे वो बीतता जाता है समय, तो लैक्टोज़ का बनना कम होता चला जाता है, सेल्स अपने आप ही उसे कम बनाने लगती हैं, क्योंकि बछड़े को धीरे धीरे बछड़ा बड़ा होने लगता है, उसे लैक्टोज़ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है। तो लैक्टोज़ का जो प्रोडक्शन होता है वो डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ ग्लूकोज प्रिकर्सर पे। तो ग्लूकोज जितना आप ग्रेन देंगे उससे प्रोपियोनेट बनेगा, प्रोपियोनेट से ग्लूकोज, ग्लूकोज से लैक्टोज, उससे फिर अमाउंट ऑफ मिल्क डिसाइड होगा। तो ये लैक्टोज़ की इम्पॉर्टेंस है। इसी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिकली जो काऊ को रिक्वायर होते हैं। तो प्रोटीन जो है उसका बेसिकली ऐसा खास मतलब डायरेक्ट सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अमाइनो एसिड्स होते हैं उस वजह से प्रोटीन एनिमल की डाइट में रिक्वायर्ड होता है। तो ये जाके केज़ीन बनाता है, जो मिल्क का प्रोटीन होता है, उससे नॉन केज़ीन वे प्रोटीन्स भी बनते हैं। तो हमें बेसिकली अमाइनो एसिड एनिमल को प्रोवाइड कराने होते हैं उससे। और प्रोटीन क्या मेन पार्ट होता है, एसएनएफ का मेन पार्ट जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो एनर्जी और विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, इन सब की रिक्वायरमेंट हमने अपने कैटल में देखी। इसके बाद आप ये वाला ग्राफ अगर देखें, इसमें हीफर है आपकी 15 मंथ की, इसे प्रेग्नेंट कराया जाता है 15 मंथ पे। 24 मंथ पे जाके ये काविंग करती है, 280 दिन बाद काविंग हो जाती है, उसके बाद ये लैक्टेशन में आ जाती है। 85 दिन का गैप दिया जाता है जिसे सर्विस पीरियड कहा जाता है। सर्विस पीरियड के बाद उसे दोबारा प्रेग्नेंट करा दिया जाता है 280 दिन बाद। यहाँ पे 60 दिन का इसे ड्राई पीरियड देते हैं ताकि मेमोरी रीजनरेशन हो जाए मेमोरी सेल्स का। उसके बाद फिर तो ये प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, नॉन लैक्टेटिंग, लैक्टेशन ड्राई का वो साइकिल चलता रहता है। अगर ये नहीं चले, मतलब इसमें कम ज़्यादा अगर ये होने लगे, तो एनिमल की प्रोडक्टिविटी उससे डाउन होती चली जाती है। तो वो कब होती है, मतलब ये साइकिल कब टूटती है, जब आप उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर मैनेजमेंट उसका नहीं रखते हैं और वो एनिमल मतलब फर्टिलिटी उसकी डाउन हो जाती है, वो कंसीव नहीं कर पाता है। तो अगर बार बार वो काविंग में नहीं आएगा तो वो फिर इतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी उसकी कम रहेगी। तो न्यूट्रिशन इस वजह से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हालांकि हम 50 kg पर लीटर की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा 50 तो नहीं रहता है, कभी 45 भी होता है, कभी 55 होगा, 60 होगा, 70 होगा। तो सब में, सबके लिए कुछ फैक्ट्स जब आप उसे कैलकुलेट करें तो कुछ फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो लो प्रोड्यूसर एनिमल होते हैं वो जल्दी पीक पकड़ते हैं, जो पीक प्रोडक्शन होता है वो जल्दी पीक पे आते हैं। लेकिन जो हाई प्रोड्यूसर एनिमल्स होते हैं वो उन्हें पीक पे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि 1 kg अगर इंक्रीज़ होता है पीक मिल्क ईल्ड में तो वो 200 kg में ट्रांसलेट होता है टोटल लैक्टेशन में। अगर आपकी गाय मान लो 50 लीटर पीक प्रोडक्शन कर रही है तो वो लगभग 12,000 लीटर दूध 10,000 लीटर दूध प्रोड्यूस करेगी। अगर वही 51 या 55 लीटर करने लगती है तो वो फिर 11,000 लीटर दूध प्रोड्यूस करेगी। तो इसी तरीके से हम अगर उसको पीक प्रोडक्शन को बढ़ा दें तो टोटल लैक्टेशन को उसका उस पर काफ़ी असर पड़ता है। इसके बाद आती है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या है? परसिस्टेंस बेसिकली डिक्लाइन है कि किस रेट से पीक प्रोडक्शन पे आने के बाद एनिमल डाउन जाता है, मतलब उसका प्रोडक्शन किस रेट से कम हो रहा है। तो महीने में 4 से 5% का जो डिक्लाइन है एचएफ के अंदर वो मतलब नॉर्मल होता है। तो ये एनिमल इसी तरीके से इनका जेनेटिक सिलेक्शन हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर परसिस्टेंसी होती है, अपना प्रोडक्शन जल्दी से नीचे नहीं जाने देते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें फीड नहीं देंगे, उन्हें प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, उन्हें वो सप्लीमेंट्स नहीं देंगे जिनकी उन्हें ज़रूरत है, तो ये नीचे बहुत तेज़ी से फिर गिरते हैं। अगर 4 से 5% से ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है पर मंथ तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ आपके मैनेजमेंट में कोई कमी है। तो ये जेनेटिकली बहुत साउंड होते हैं, इनका जीनोटाइप बहुत साउंड होता है परसिस्टेंसी को लेके।
फिर एक चीज़ आती है, क्योंकि अपना बॉडी वेट लूज़ करते हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है अपने प्रोडक्शन को सस्टेन करने के लिए, अपना बॉडी वेट लूज़ करते हैं। तो 1 केजी अगर बॉडी वेट इक्विवेलेंट होता है 28 मेगाजूल एनर्जी के, जिसका मतलब है लगभग 2.3 केजी ग्रेन, मक्का या गेहूं के इक्विवेलेंट या कंसनट्रेट के इक्विवेलेंट। तो इतना 1 किलो जो वेट लूज़ होता है वो 2.3 केजी ग्रेन के इक्विवेलेंट मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है। कुछ हाई यील्डिंग काउज ऐसी भी होती हैं जो लगभग 2 किलो तक अपना बॉडी वेट लूज़ कर देती हैं, तो इसका मतलब वो लगभग 4.5 किलो ग्रेन के बराबर एनर्जी को रिलीज़ करती हैं। तो इसका फ़ायदा ये है, एनर्जी जो बॉडी वेट लूज़ होता है उसे पता अगर हमें पता रहेगा तो जब हम कैलकुलेट करेंगे अपना फीड को, उसके न्यूट्रिएंट्स को, तो हम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को घटा देते हैं। क्योंकि शुरू में बॉडी निगेटिव एनर्जी में रहती है, जो शुरू का जो अर्ली लैक्टेटिंग फेज़ रहता है इसमें अंदर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस रहता है। तो उस नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को हम अपने यूटिलाइज़ कर सकते हैं फीड फॉर्मुलेशन में। तो ये जो मोबिलाइजेशन होता है बॉडी एनर्जी का मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ये मॉडर्न काउज़ का हॉलमार्क है। मतलब इसी के लिए ये मॉडर्न काउज़ जानी जाती हैं, क्योंकि अपने बॉडी वेट को लूज़ करती हैं प्रोडक्शन को सस्टेन करने के लिए। लेकिन ये नहीं है कि हम उनका बॉडी वेट वो फिर दोबारा से रीगेन ना करें या उन्हें ख़राब टाइप का दाना खिलाएं या चारा खिलाएं। अगर उन्होंने एक बार लूज़ कर दिया फिर तो वो बेकार ही हो जाएंगे अगर हम उनसे दोबारा रीगेन नहीं करेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि वो कम से कम नेगेटिव एनर्जी में जाएं, और जब चली जाएं तो उसके बाद वो दोबारा बॉडी वेट को गेन भी करें। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि धीरे धीरे यहाँ से 3rd फेज़ में ये फिर गेन कर लेती है। तो अगली प्रेगनेंसी, अगली काविंग से पहले इसे हम एक उस वाली स्टेज पे ले आते हैं जो प्री काविंग स्टेज होती है, मतलब बॉडी वेट के हिसाब से। तो ये 4 तरीके के फेज़ होते हैं। पहला फेज़ जिसमें बॉडी वेट लूज़ करता है एनिमल, दूसरे फेज़ में बॉडी वेट स्टेबल हो जाता है, तीसरे फेज़ में रीगेन करते हैं, और चौथे फेज़ में मेमोरी की रिकवरी होती है, मतलब सेल्स रिन्यू होती हैं दोबारा से लैक्टेशन में आने के लिए। ये ड्राई पीरियड भी कहलाता है। इस दौरान वेट को ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए, उसे नहीं छेड़ना चाहिए। ओवर कंडीशनिंग भी काउज़ की बहुत हार्मफुल रहती है। इसके बाद जब मिड लैक्टेशन में एनिमल पहुंचता है तो मिल्क प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्लाइन करता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होने लगती है, बॉडी वेट स्टेबलाइज हो जाता है और नेट एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। मतलब प्रोडक्शन में कम एनर्जी जा रही है लेकिन एनिमल के पास कुछ एनर्जी बची रहती है, तो उस टाइम वो बॉडी वेट गेन को करना शुरू करता है। फाइनल फेज़ क्या होता है, फिर उसके बाद लेट लैक्टेशन आती है और उस टाइम भी वेट गेन होता रहता है। तो फाइनल फेज़ क्या होता है, उसके बाद ड्राइंग ऑफ, तो एनिमल दूध देना जिसमें बंद कर देता है। उस टाइम वो हैविली प्रेग्नेंट रहती है एनिमल हमारा, और लैक्टेशन नहीं हो रही होती है, लेकिन बॉडी वेट इंक्रीज़ हो चुका होता है सब्सटेंशियली। तो उस टाइम बॉडी वेट को छेड़ना ज़्यादा हमें नहीं है, लेकिन वो पीरियड हमारा मेमोरी रिकवरी के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उसे एनिमल को ड्राई ना करें और वो दोबारा काविंग में आ जाए, अगली लैक्टेशन में फिर वो दूध नहीं दे पाएगी। तो ये जो क्रिटिकल पीरियड होता है, ये इसमें मेमोरी ग्लैंड की एपिथेलियम रीजनरेट होती है। इस पीरियड को इन्वोल्यूशन कहते हैं, इस मतलब प्रोसेस को। और लास्ट फेज़ में क्या होता है, रैपिड डिक्लाइन ऑफ लैक्टोज। जैसा मैंने पहले बताया था, लैक्टोज बननी बिल्कुल बंद हो जाती है, और जब लैक्टोज बननी बंद हो जाएगी तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो दूध नहीं बनेगा। अब यहाँ पर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे। तो टोटल जो एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब जो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी रिक्वायरमेंट हैं लैक्टेटिंग डेयरी काउज़ की, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ऐड करके। मतलब जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, मिल्क प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, सबकी अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती हैं, एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट है। तो इन सब रिक्वायरमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि बॉडी वेट को भी अर्ली लैक्टेशन में एनिमल लूज़ करता है, तो उसकी एनर्जी को हम वहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अभी बताऊँगा किस तरीके से एडजस्ट होती है वो। तो क्योंकि बॉडी वेट लॉस हो रहे होते हैं वहाँ पर अर्ली लैक्टेशन में, तो ये जो बॉडी वेट लॉस हो रहा है ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी अवेलेबिलिटी में। तो हम इतना, मतलब जब रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं तो बॉडी वेट लॉस को माइनस कर देते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी होता है कि आपके यहाँ या तो आपको बॉडी कंडीशनिंग की बहुत ज़्यादा पहचान हो, या आपके यहाँ कोई ऐसा एक वेइंग स्केल हो, एक तराजू हो, जिस पे एनिमल को आप डेली के डेली
कुछ दिन तक मतलब नापते रहें, उसका वज़न तोलते रहें, जिससे ये पता चलेगा कि एनिमल कितना वेट डेली लूज़ कर रहा है। उसी हिसाब से आपको वो एनर्जी जो उसका राशन है वो बनाने में हेल्प मिलती है। तो ये जितनी भी मतलब ऊपर रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें मिल्क प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा रहती है। मतलब 80% तक जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी मिल्क प्रोडक्शन। तो लेकिन अब अलग अलग देख लेते हैं कि मेंटेनेंस, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी मेंटेनेंस के लिए कितनी चाहिए। अगर लगभग मान लीजिए अगर आपकी 500, 550 या 600 किलो की गाय है, तो उसमें 14 मेगा कैलोरी एनर्जी तो आपको मेंटेनेंस के लिए चाहिए, और 48 मेगा कैलोरी एनर्जी 50 लीटर मिल्क के लिए लगभग मिल्क प्रोडक्शन के लिए चाहिए। ये एक टेंटेटिव फिगर है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब मेंटेनेंस के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो एनिमल के बॉडी वेट के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो W दिया है, ये W एनिमल के बॉडी वेट के लिए है। अब मान लीजिए अगर आपकी गाय है वो 600 किलो की है, तो उससे कैलकुलेट कैसे करेंगे उसकी मेटाबॉलिक जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी की, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसे डिनोट करते हैं मेगा कैलोरी पर डे में। तो आपको क्या करना है कि एनिमल का वेट लेना है और इस फॉर्मूले में रखना है। तो इस फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप अपना कैलकुलेटर खोलिए और उसका जो साइंटिफिक मोड है उसे ऑन करिए, इसकी तरह जैसे आपको यहाँ पर ये स्क्रीन पे दिख रहा है। आप 600 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी बॉडी वेट होगा उसे 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 600 इंटू 600 इंटू 600, और उसकी जो वैल्यू आएगी वहाँ पर इस वैल्यू को याद कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए। इसके बाद स्क्वायर रूट ऑन कीजिए, मतलब स्क्वायर रूट को दबाइए, फिर वहाँ पर ये वैल्यू लिखिए आप, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे कहीं नोट कर लें, दोबारा स्क्वायर रूट करें, और फिर तो अब जो वैल्यू आएगी उसे 0.124 से मल्टीप्लाई करें और आपका ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो भी कुछ है, हमने तो यहाँ पे 600 किलो की गाय ली है, हो सकता है 550 किलो की हो या 500 किलो की हो, तो उस हिसाब से आप उसकी मेंटेनेंस एनर्जी निकाल लेंगे कि कितनी इसे चाहिए। इसके बाद आता है मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए अगर HF की बात करें तो लगभग 1.12 मेगा कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है 1 लीटर मिल्क के लिए। तो 50 लीटर के लिए आप 1.12 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो आपको मिल्क प्रोडक्शन के लिए एनर्जी मिल जाएगी। इसी तरीके से जर्सी में 1.4 होती है, क्योंकि इसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसमें मेटाबोलाइजेबल एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो 0.239 मेगा कैलोरी पर किलोमीटर वॉकिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इसके बाद बॉडी वेट लॉस जो होता है, 1 kg जो वेट लाइव वेट होता है, दैट प्रोवाइड अराउंड 6.7 मेगा कैलोरी ऑफ मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। प्रेगनेंसी के लिए हम 6 महीने के बाद से प्रेगनेंसी, जब 6 महीने का प्रेग्नेंट एनिमल हो जाता है उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी देनी शुरू करते हैं। 6 महीने का प्रेग्नेंट है तो 2 मेगा कैलोरी, 7 महीने का है तो 2.4, 8 महीने का तो 3.6 और 9 महीने का प्रेग्नेंट एनिमल है तो 4.8 मेगा कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी हम उसे देते हैं। प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट होती हैं। अब प्रोटीन में प्रोटीन हम जो फीड में देते हैं वो तो क्रूड प्रोटीन की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जब क्रूड प्रोटीन एनिमल के अंदर जाता है वो डाइजेस्ट होता है ह्यूमन के अंदर, दोबारा से बैक्टीरियल प्रोटीन बनता है जिसे माइक्रोबियल प्रोटीन कहते हैं, और वो माइक्रोबियल प्रोटीन फिर इंटेस्टाइन में जाता है और एनिमल के ब्लड में चला जाता है, वहाँ से अमाइनो एसिड्स। तो माइक्रोबियल प्रोटीन सफिशिएंट होता है अगर आपका एनिमल 12 लीटर तक मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है एक दिन में। लेकिन उसके बाद अगर मिल्क प्रोड्यूस होता है तो कुछ प्रोटीन जो कि ह्यूमन के डाइजेशन से एस्केप कर जाता है, ह्यूमन फर्मेंटेशन से, वो जो पहुंचता है इंटेस्टाइन में, वो भी कंट्रीब्यूट करता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो हमें ज़रूरी हो जाता है कि सिर्फ ह्यूमन के डाइजेशन पे ना डिपेंड करें, बल्कि प्रोटीन हम एनिमल की इंटेस्टाइन तक किसी तरीके से पहुंचाएं। तो वो कैसे होता है, तो डेयरी काउज में क्या होता है कि ये 2 तरीके से एक्सप्रेस होता है, एक तो डाइटरी क्रूड प्रोटीन और दूसरा होता है मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन। तो क्रूड प्रोटीन तो वही है जो डाइट में हम दे रहे हैं, मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन क्या है उसके लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 2 तरीके का प्रोटीन होता है, एक तो ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन जिसे RDP कहते हैं, जो ह्यूमन में जाके डिग्रेड हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, अमोनिया बनती है, अमोनिया से दोबारा प्रोटीन बनता है, वो माइक्रोबियल प्रोटीन कहलाता है।
एक वो होता है जो ह्यूमन के अंदर डिग्रेड नहीं होता, जिसे बाईपास प्रोटीन भी कहते हैं। इसे यूडीबीपी कहा जाता है, अनडिग्रेडेड डाइटरी प्रोटीन, या जो ह्यूमन को बाईपास करके सीधा इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है बिना डाइजेस्ट हुए। तो मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन होता है जो इंटैक्ट पहुंचता है इंटेस्टाइन तक। अब आपने क्रूड प्रोटीन दिया एनिमल को, वो ह्यूमन में गया, वहाँ डाइजेस्ट हुआ, अमोनिया बनी, अमोनिया से माइक्रोबियल प्रोटीन बना, बैक्टीरिया ने दोबारा प्रोटीन बनाया, वो बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे प्रोटीन बना के, फिर वो इंटेस्टाइन में ही आने, इंटेस्टाइन में जाके वो डाइजेस्ट हो गया और मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन बन गया। दूसरा ये रहा कि क्रूड प्रोटीन गया आपका ह्यूमन के अंदर, लेकिन वो ह्यूमन के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडिग्रेडेड रहा, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो बाईपास कर गया ह्यूमन को, और वो प्रोटीन जो था वो इंटेस्टाइन में पहुंचा, वो भी मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन बन गया। अब जो रिक्वायरमेंट होती है अर्ली लैक्टेशन में, अगर हम ह्यूमन डिग्रेडेबल और अनडिग्रेडेबल प्रोटीन को पूरा मतलब बैलेंस कर लेते हैं, तो लगभग 18% तक प्रोटीन हमें अर्ली लैक्टेशन में हाई यील्डिंग काउस के चाहिए होता है। लेकिन क्योंकि मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन इतना हम नहीं मतलब अवेलेबल करा पाते, आगे हम देखेंगे, तो हम क्या करते हैं कि उसे एक्स्ट्रा बाईपास प्रोटीन देते हैं, उससे उसे मतलब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे लैक्टेशन या मिल्क प्रोडक्शन कम होता चला जाता है, वैसे वैसे रिक्वायरमेंट भी प्रोटीन की कम होती चली जाती है। तो ये वही डायग्राम है, ये ह्यूमन है, उसके अंदर आपने डाइटरी प्रोटीन दिया या यूरिया एनपीएन दिया, तो वो क्या करता है, एक तो अनडिग्रेडेड प्रोटीन होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता ह्यूमन के अंदर, और एक डाइजेस्ट होता है और माइक्रोबियल प्रोटीन बना लेता है। तो माइक्रोबियल क्रूड प्रोटीन और अनडाइजेस्टिबल या बाईपास प्रोटीन ये जाते हैं और मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन ये बना लेते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो मेंटेनेंस के लिए मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन होता है उसकी इक्वेशन यहाँ पर दी गई है। तो जिस तरीके से आपने मेटाबोलाइजेबल एनर्जी वेट के बेसिस पे कैलकुलेट की थी, वैसे ही वेट के बेसिस पे यहाँ पर आप मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 600 किलो की जो गाय है उसका जो रिक्वायरमेंट होगा मेंटेनेंस का मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन का, वो लगभग 322 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोटीन जो कि इंटेस्टाइन में पहुँचे इंटैक्ट। मिल्क के लिए लगभग 51 ग्राम मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन पर केजी ऑफ मिल्क चाहिए होता है। प्रेगनेंसी के लिए 6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट है तो 110 ग्राम, 7 से 8 की है तो 145 ग्राम, और 8 से 9 महीने की प्रेग्नेंट है तो 180 ग्राम मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। फ़ैट की कोई एज सच रिक्वायरमेंट डिफाइंड नहीं है, लेकिन कुछ एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम बाईपास फ़ैट एनिमल को देते हैं, या फ़ैट कंटेंट मिल्क में बढ़ाने के लिए बाईपास फ़ैट दिया जाता है। लेकिन टोटल डाइट का 5 से 6% फ़ैट 5 से 6% से ज़्यादा फ़ैट नहीं होना चाहिए। और एडिशनल फ़ैट जो आप ऐड करें वो तेल ना मिलाएं कभी भी अपने दाने में, क्योंकि जैसे आपने मक्का मिलाया, मेज़ मिलाया या सोया मिलाया, सरसों की खल है या बिनौले की खल है, बिनौला है, तो उनमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ फ़ैट होता है, तो आप अलग से तेल ना मिलाएं। अगर आपको एडिशनल मिलाना है तो आप बाईपास फ़ैट की फॉर्म में उसे मिलाएं। अब ये कैलकुलेशन है एनिमल की एनर्जी की कैलकुलेशन है यहाँ पर, और प्रोटीन की कैलकुलेशन है, मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन कितना रहता है। तो यहाँ पर मेटाबोलाइजेबल एनर्जी के यहाँ फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो मेंटेनेंस के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए वो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे इस फार्मूले से, तो वो कितनी आएगी, लगभग 15 मेगा कैलोरी एनर्जी हमें चाहिए मेंटेनेंस के लिए। मिल्क प्रोडक्शन के लिए 1.12 मेगा कैलोरी पर लीटर चाहिए, और 50 लीटर की अगर मिल्क की रिक्वायरमेंट है, मतलब 50 लीटर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो 1.12 इंटू 50 तो 56 मेगा कैलोरी एनर्जी हमें मिल्क प्रोडक्शन के लिए। हम ये मानते हैं कि 1 किलोमीटर गाय दिन में चल लेती है, वो अपने बान में जाती है, मिल्क पार्लर में जाती है, या वहाँ से जो भी वो घूमती है, तो 0.24 मेगा कैलोरी उसके लिए भी हम कर लेते हैं। और हाई यील्डिंग काऊ है, 50 लीटर दूध प्रोड्यूस कर रही है, तो लगभग 2 केजी अर्ली लैक्टेशन में अपना बॉडी वेट भी डेली लूज़ करती है वो। तो 6.7 मेगा कैलोरी पर केजी एनर्जी रिलीज़ होती है एक से। तो टोटल अगर हम देखें तो बॉडी में से कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, 13.4 मेगा कैलोरी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो जब हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो इतने को माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब हमें 57.84 मेगा कैलोरी एनर्जी चाहिए उस काऊ को जो कि 1 मंथ की लैक्टेशन में है,
प्रेग्नेंट नहीं है, ना ग्रो कर रही है और 50 लीटर दूध दे रही है। इसी तरीके से मेटाबोलाइजेबल एनर्जी को प्रोटीन को कैलकुलेट कर लेंगे तो वो कितना आएगा, लगभग 2872 ग्राम मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन चाहिए। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो एनिमल है उसे हम जो भी अब एनर्जी या कुछ भी देंगे वो टीएमआर की फॉर्म में देंगे। कोई भी चीज़ अलग अलग नहीं देनी चाहिए हाई यील्डिंग एनिमल्स को, क्योंकि फिर सेलेक्टिव फीडिंग होने लगती है और एनिमल के अंदर मतलब एसिडोसिस और वो सब कंडीशन होने लगती हैं अगर आप अलग अलग चीज़ें देंगे, क्योंकि ड्राई मैटर इनटेक भी मैटर करता है। तो टीएमआर की फॉर्म में हम देते हैं। और टीएमआर कैसे बनाते हैं, साइलेज लेंगे सिर्फ और कंसनट्रेट लेंगे, उससे हम बनाएंगे। अब टीएमआर की स्पेसिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर बताई गई हैं। मेटाबोलाइजेबल एनर्जी लगभग 2875 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ टीएमआर हो। क्रूड प्रोटीन 18 तक इसमें लिया जाता है। फैट 5 से 6%। एनडीएफ जो रहता है न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, ह्यूमन की एक्टिविटी के लिए प्रॉपर बहुत ज़रूरी है कि एनडीएफ 30 से 34% तक रहे और इफेक्टिव एनडीएफ लगभग 25%। इसी तरीके से कैल्शियम 0.6%, फॉस्फोरस 0.38%, सोडियम 0.23%, क्लोराइड 0.2%, पोटेशियम। मिनरल मिक्सचर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर आपको यूज़ करना होता है। इसमें हाई डेंसिटी, जिसमें ट्रेस मिनरल्स की हाई डेंसिटी हो। चिलेटेड मिनरल भी चल जाते हैं और नॉन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत उसकी बात नहीं रहती है। विटामिन प्रीमिक्स, विटामिन की बहुत इंपॉर्टेंस है, खासकर विटामिन ए की और विटामिन डी की। उसके साथ साथ टॉक्सिन बाइंडर, फिर प्रोबायोटिक एक आपको चाहिए होता है ताकि ह्यूमन का एनवायरनमेंट ठीक बना रहे। और एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रोमोटर भी यूज़ होते हैं, कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते हैं। एंजाइम्स और बफर्स वगैरह, एल्कलाइजर्स और ये सब यूज़ होते हैं। तो टोटल एनर्जी हम यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें पता है कि हमें 57.84 मेगा कैलोरी एनर्जी एनिमल को रिक्वायर्ड है। तो साइलेज में कितनी एनर्जी होती है, 2.5 मेगा कैलोरी पर केजी। उसका ड्राई मैटर बेसिस पे एनर्जी रहती है, 25% ड्राई मैटर यहाँ पे उसका कंसीडर किया गया है। कंसनट्रेट में लगभग 3250 किलो कैलोरी या 3.25 मेगा कैलोरी एनर्जी होती है पर केजी बेसिस पे। 90% इसमें ड्राई मैटर रहता है। और ड्राई मैटर इनटेक एक ये वाले एनिमल्स में इस स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ एनिमल मतलब प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन उनका ड्राई मैटर इनटेक अच्छा नहीं होता है, तो वो कुछ भी करके आपको उसे बढ़ाना होता है। चाहे आप उन्हें मतलब एपेटाइज़र्स दें, उनकी भूख बढ़ाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं या फ्लेवर्स आते हैं, कुछ भी करके मतलब आपको उसे बढ़ाना होता है। तो किस तरीके से बढ़ता है उसके लिए एक अलग बिल्कुल टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, एक अलग प्रेजेंटेशन की। तो ड्राई मैटर इनटेक लगभग हमें 3.25 बना के रखना पड़ता है। 3 भी अगर आप बना लें तो भी चल जाता है, लेकिन 3.25 एटलीस्ट वो ड्राई मैटर इनटेक अपना एनिमल ले। तो जितना ज़्यादा ड्राई मैटर इनटेक होगा उतना एनिमल सस्टेन करेगा हाई प्रोडक्शन को। तो इसका मतलब लगभग 19.5 किलो ड्राई मैटर एनिमल को एक दिन में चाहिए। इस 19.5 किलो का 60% जो होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ कंसनट्रेट होना चाहिए हमेशा। तो 60% को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 11.7 kg आएगा वो। तो उस 11.7 kg है और कंसनट्रेट की एनर्जी 3.25 है, तो टोटल जो 38 मेगा कैलोरी एनर्जी है वो हमें कंसनट्रेट से मिल जाती है। तो बाकी बची एनर्जी कितनी है वो हमें टोटल चाहिए थी 57.84 या 58 के लगभग। तो बाकी जो 20 किलो कैलोरी एनर्जी है वो हमें साइलेज से मिलती है। तो साइलेज 7.8 kg साइलेज हम यूज़ करते हैं इसमें, मतलब अगर उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 kg साइलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। 31 kg साइलेज में लगभग 19.5 मेगा कैलोरी एनर्जी रहती है। तो ये अगर हम टोटल करेंगे तो ये लगभग इतनी बैठेगी जितना हमें रिक्वायर्ड है, 57.84। इसके बाद आता है टोटल मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन। तो हमें कितने प्रोटीन की ज़रूरत है, लगभग 2872 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन की। तो टोटल क्रूड प्रोटीन जो हम दे रहे हैं, क्योंकि 11.7 kg तो कंसनट्रेट है, उसके अंदर लगभग हमने 21% प्रोटीन रखा है कंसनट्रेट के अंदर। तो कंसनट्रेट से हमारा 2457 ग्राम प्रोटीन जाएगा, मतलब मेटाबोलाइजेबल जो टोटल क्रूड प्रोटीन जो है वो 2457 ग्राम जाएगा। साइलेज से टोटल क्रूड प्रोटीन कितना जा रहा है,
लगभग 616 ग्राम। तो टोटल क्रूड प्रोटीन जो एनिमल के अंदर पहुंच रहा है वो 3073 ग्राम पहुंच रहा है। तो मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन कितना होता है, ये हम 70% मान के चलते हैं क्रूड प्रोटीन का। तो क्रूड प्रोटीन का 70% हो गया 2151 ग्राम। तो 2151 ग्राम एनिमल के अंदर क्रूड प्रोटीन मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन पहुंच रहा है। तो कितना रह जाता है, और हमें ज़रूरत थी 2872 ग्राम की। तो अगर हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमें, 2872 में से 2151 को हमने माइनस किया तो 720 ग्राम मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन की ज़रूरत है। तो ये हम किसकी फॉर्म में देते हैं, ये हम बाईपास प्रोटीन की फॉर्म में देते हैं। तो एडिशनल आपको लगभग 1 किलो या 1.25 किलो के करीब बाईपास प्रोटीन देना पड़ेगा। उसके बाद एनिमल का जो एनर्जी और प्रोटीन है वो बैलेंस हो जाएगा। एक बात इसमें आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनिमल का ना एनर्जी और प्रोटीन रेशियो नहीं बिगड़ना चाहिए। जितना उसके रिक्वायरमेंट है तो उतना उसे पहुंचना चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो बिगड़ता है तो बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मान लीजिए एनर्जी कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, तो वो प्रोटीन से एनर्जी बनाने लगेगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू हो जाएगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर शुरू होगी तो एनिमल एक डायनेमिक स्टेट में आ जाता है और अपनी मसल्स को वो करने लगता है, मतलब डिज़ोल्व करने लगेगा, क्योंकि बॉडी मतलब स्लाइड होने लगती है दूसरी तरफ अपनी बॉडी के मसल्स को डिज़ोल्व करने के लिए। तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बहुत बढ़ जाएगी और आपका एनिमल इनफर्टिलिटी की कंडीशन में भी मतलब चला जाता है कई बार। ऐसे एनिमल में हीट स्ट्रेस के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। मॉडरेट सी भी अगर गर्मी होगी तो वो हीट स्ट्रेस में आ जाता है एनिमल। तो एनर्जी को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एनर्जी और प्रोटीन का रेशो मतलब मेंटेन रहे। भले ही आप कम कर दें दोनों चीज़ें तो एनिमल मतलब ज़्यादा खाएगा, प्रोडक्शन उसका कम हो जाएगा, लेकिन एनिमल मेटाबॉलिकली डिस्टेबल नहीं होगा। अब कंसंट्रेट का जो फॉर्मुलेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। इसे या तो आप परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से। अगर मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ये बनाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंसंट्रेट मार्केट में आते हैं, वो ख़रीदे जा सकते हैं और उन्हें यूज़ किया जा सकता है इसी तरीके से। या फिर आप उन्हें अपने आप भी बना सकते हैं घर में। अगर घर में बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको ग्रेन्स जो यूज़ होती हैं मक्का, गेहूँ, राइस, बाजरा, जौ, ये सब यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन सोर्सेज में सोया DOC, DDGS, दोनों कॉर्न DDGS या राइस DDGS। राइस DDGS अगर आप यूज़ करेंगे तो इस बात का ख्याल रहे कि इसमें लाइसिन काफ़ी कम होता है, तो एक लिमिटेड उसमें इसे यूज़ कीजिए। और अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो एडिशनल लाइसिन इसमें मिलाना चाहिए अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से मस्टर्ड DOC आती है, खाली मस्टर्ड भी आती है, ऑयल केक जिसे कहते हैं, तो DOC ज़्यादा ठीक रहती है। बाकी कॉटन सीड केक DOC भी है। तो अगर हाई यील्डिंग एनिमल्स में आप यूज़ कर रहे हैं तो DOC को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है। और जो यूजुअल फार्मूलेशन होता है कंसंट्रेट का, उसके अंदर लगभग 640 किलो मक्का, 280 किलो सोया DOC और 30 किलो फैट, बाकी 50 किलो प्रीमिक्स बनाएंगे तो आपका 1 टन ये बन जाएगा। प्रीमिक्स के अंदर मेथियोनिन, लाइसिन, विटामिन, खासकर ADE, मिनरल्स, बायोटिन, नियासिन बहुत इंपॉर्टेंट है हाई यील्डिंग एनिमल्स के लिए। ये ह्यूमन की जो साइकिल होती है VFAs जनरेट होने की, उसको बनाए रखने के लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये जब हम डायरेक्टली देते हैं तो मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो मतलब कि उसकी सस्टेनेबिलिटी को बहुत इम्पैक्ट करता है, उसे सस्टेन बना के रखता है। बायोटिन क्योंकि बहुत ज़रूरी है एनिमल्स के जो जोड़ होते हैं या उसके जो खुर होंगे, हूव्स होंगे, उसकी हेल्थ के लिए, क्योंकि जब हाई ग्रेन डाइट जाती है ना तो बॉडी एसिडिक हो जाती है। वो एसिडिक लैक्टिक एसिड और जो एसिडिक उसमें कंपाउंड होते हैं वो जाके जोड़ों के ऊपर जमा होने लगते हैं, लेमनेस वगैरह की प्रॉब्लम आने लगती है। तो बायोटिन की ज़रूरत बहुत बढ़ जाती है। इसी तरीके से सोडा बाइकार्ब है, कोटेड कोलिन है फैटी लिवर को रोकने के लिए, एल्कलाइज़र्स हैं कि बॉडी की जो pH डाउन हो जाती है उसे ऊपर उठा कर लाते हैं। टॉक्सिन बाइंडर ज़रूरी है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा ड्राई मैटर इनटेक होगा एनिमल का
तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बहुत कंसंट्रेट हो जाते हैं र्यूमेन के अंदर। तो टॉक्सिन बाइंडर दोनों तरीके के ज़रूरी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी। तो जो मैंने आपको अभी प्रोबायोटिक एक प्रोडक्ट दिखाया था, ये 2-3 चीज़ों से लेके ये मतलब मेरा खुद का ही डिज़ाइन किया हुआ प्रोडक्ट है, जो कि टॉक्सिन बाइंडर का भी काम करता है, ये प्रोबायोटिक का भी काम करता है और ये एपेटाइज़र का भी काम करता है। ये तीनों चीज़ें मतलब इसकी इम्पैक्ट करता है। और ये ना सिर्फ र्यूमन को हेल्दी रखता है बल्कि इंटेस्टाइन को भी हेल्दी रखता है। इसके रिव्यूज़ मुझे बहुत अच्छे मिले हैं जब मैंने इसका भी ट्रायल किया है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं एनिमल। इसकी डोज़ बहुत ज़्यादा नहीं है प्रोबायोटिक की, ये डोज़ है इसकी खाली 10 ग्राम पर एनिमल के हिसाब से इसकी डोज़ है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा NPN यूज़ होते हैं, एंजाइम्स यूज़ होते हैं और कैल्साइट, DCP, सॉल्ट, ये सब आप प्रीमिक्स में आ जाते हैं। इन सब को आप मिक्स कीजिए कंसनट्रेट में और साइलेज को एक मिक्सर में अच्छे से उसका TMR बना लें और वो TMR अपने एनिमल को दिन में 2 से 3 बार में दें। एक बार में तो एनिमल इतना नहीं खाएगा, लेकिन जैसे आप उसका टाइम बना लें और जिस टाइम दें आप तो डेली उसी टाइम दें, क्योंकि वो बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो होती हैं उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो दिन के ठंडे समय में दें एनिमल को, उस टाइम कोई स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। और जब आप उसकी मिल्किंग करते हैं तो उस टाइम थोड़ा चोकर वगैरह या जो भी कुछ आप उसे देते हैं तो वो दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये 5 पॉइंट्स हैं याद रखने वाले, जो आपको ये बताया कि ये इस तरीके से एनिमल का ये फीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्हें नहीं फॉलो करेंगे तो मतलब एनिमल को हाई प्रोडक्शन पे सस्टेन रखना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये हालांकि ये वाले पॉइंट्स मैंने कुछ और वीडियोस में अपनी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एनर्जी और प्रोटीन का जो रेशो है उसे टच ना करें बिल्कुल भी। अगर वो टच होता है तो बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। उसमें सबसे पहली आती है फैटी लीवर की प्रॉब्लम। और फैटी लीवर में एनिमल का पहले तो प्रोडक्शन डाउन होना शुरू होता है, फिर वो इनफर्टाइल हो जाता है और अगर मतलब बहुत एक्सेसिव मतलब कंडीशन में पहुंच गया है तो वो डेथ भी हो जाती है, मतलब अचानक से जो एनिमल डाई करते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन पीरियड में नेगेटिव डीकैड को मेंटेन करना, उसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है प्री पार्टम पीरियड में। अदरवाइज़ मिल्क फीवर की प्रॉब्लम आ जाती है, प्रोडक्शन तो डाउन हो गई और एनिमल भी उससे इनफर्टिलिटी में पहुंच जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। डीकैड वाली वीडियो देख सकते हैं आप। उसके बाद एनिमल का जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो मतलब काविंग हो जाए तो इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड से आप उसे रिप्लेस करें ताकि एबोमेसल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम ना आए और एनिमल को एक एनर्जी मिल जाए और वो प्रोडक्शन को मेंटेन करे। एसिडोसिस को बिल्कुल ना बनने दें। अगर एनिमल के अंदर एसिडोसिस होने लगा तो उसकी एपेटाइट चली जाएगी, ड्राई मैटर इनटेक कम हो जाएगा। तो जेनरसली यूज़ करें बफर्स को, एल्कलाइज़र्स को उसे मेंटेन करने में, वरना होगा क्या, लेमनेस आ जाएगी और ड्राई मैटर इनटेक उसका कम हो जाएगा। और DMI ड्राई मैटर इनटेक को किसी भी तरीके से मेंटेन करके रखें। अगर ड्राई मैटर ही अगर कम हो जाएगा, गाय खाएगी नहीं तो वो प्रोड्यूस क्या करेगी, एक हद तक अपनी बॉडी के रिजर्व्स को मोबिलाइज़ करेगी, सूख के बिल्कुल उसकी हड्डियाँ दिखने लगेंगी आपको और फिर एनिमल की प्रोडक्टिव लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी और उसकी फर्टिलिटी वगैरह सब ख़त्म हो जाएगी। तो एनिमल एकदम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखें। और भी कुछ पॉइंट्स हैं लेकिन ये कम से कम इनका तो आप ध्यान रखें जब आप अपनी एनिमल को फीड कराएं। और अगर इस तरीके से फीड कराते हैं तो थोड़ा बहुत आप उसे एनिमल को अपना मतलब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसका प्रोडक्शन कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो अपनी एक मतलब मेंटेनेंस में रहे। वो जितना प्रोडक्शन के लिए बनी है उससे उतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स पहुंचते रहें। तो जो भी हमने पिछले उसमें डिस्कस किया, अगर इन पॉइंट्स को आपने मतलब फॉलो नहीं किया तो शायद उस वाली फीडिंग से जो बताई गई है इतना फ़ायदा ना हो जितना होना चाहिए। ये वो प्रोडक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर कोई वीडियो बनाएंगे एक और टॉपिक पर, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंसल्टेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं।